चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं टॉलकॉट टालकॉट पार्सन्स के बारे में। ठीक है, तो टॉलकॉट पार्सन ने क्या कहा है उस पर हम लोग विचार करते हैं। अमेरिकी समाजशास्त्र के सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद विचारकों में से एक थे। कौन? टॉलकॉट पार्सन्स। ठीक है, उन्होंने संरचनात्मक प्रकारवाद को व्यवस्थित रूप से स्थापित करने और समाजशास्त्र को एक कठोर वैज्ञानिक अनुशासन बनाने का प्रयास के लिए जाना जाता है। किसको? टॉलकॉट पार्सन्स को। देखिए, अमेरिकी समाजशास्त्र के सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद विचारकों में से एक थे। उन्हें संरचनात्मक प्रकारवाद को व्यवस्थित रूप से स्थापित करने और समाजशास्त्र को एक कठोर वैज्ञानिक अनुशासन बनाने के प्रयास के लिए जाना जाता है। कौन? टॉलकॉट पार्सन्स। चलिए इनका जीवन परिचय देखते हैं। टॉलकॉट पार्सन्स का जीवन परिचय। ठीक है, इनका नाम था टॉलकॉट पार्सन्स। ठीक है, 13 दिसंबर 1902 को कोलोराडो स्प्रिंग्स अमेरिका में इनका जन्म हुआ। ठीक है, 13 दिसंबर 1902 को कोलोराडो स्प्रिंग्स अमेरिका में इनका जन्म हुआ। शिक्षा एमहर्स्ट कॉलेज, स्नातक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने किया है। तो एमहर्स्ट क्या किया है? एमहर्स्ट कॉलेज में इन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त किया है, ग्रेजुएशन वाला, जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के तहत इनका हुआ है। ठीक है, जो कि लंदन में है। देखिए, तो टॉलकॉट पर्सन का जीवन परिचय में हम लोग क्या देखे हैं कि टॉलकॉट पर्सन का जब जन्म हुआ है, टॉलकॉट पर्सन का जन्म कब हुआ है? 13 दिसंबर 1902 को कोलोराडो स्प्रिंग्स अमेरिका में। इन्होंने स्नातक डिग्री कहाँ से? एमहर्स्ट कॉलेज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हीडलबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी से डायरेक्टर की उपाधि इन्होंने क्या किया है? हासिल की है 1927 में। प्रमुख कार्यक्षेत्र हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर 1927 से 1973 तक थे, जहाँ उन्होंने समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन पर प्रभाव किसका था? तो मैक्स वेबर का था, एमाइल दुर्किम का था, विलियम पेरेटो का था और अल्फ्रेड मार्शल के विचारों को एकीकृत किया था। कौन किया था? तो ये किए थे टॉलकॉट। कौन किए थे? टॉलकॉट पार्सन। ठीक है, तो किनके विचारों पर प्रभाव था? तो मैक्स वेबर, एमाइल दुर्किम, विलियम पेरेटो, अल्फ्रेड मार्शल के विचारों को एकीकृत किया था और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से 1927 से 73 तक प्रोफेसर रहे, जहाँ उन्होंने समाजशास्त्र विभाग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मृत्यु 8 मई 1979 को हुआ है म्यूनिख जर्मनी में। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ? 8 मई 1979 को म्यूनिख जर्मनी में। पार्सन ने अपनी शुरुआती करियर की प्रमुख यूरोपीय विचारकों के कार्यों का अंग्रेजी में अनुवाद और विश्लेषण किया और बाद में उनके सिद्धांतों पर आधारित अपनी एक व्यापक और व्यवस्थित सैद्धांतिक प्रणाली विकसित की। तो पार्सन ने क्या किया कि अपने शुरुआती करियर में प्रमुख यूरोपीय विचारकों के कार्यों का अंग्रेजी में पहले अनुवाद किया, फिर विश्लेषण किया और बाद में उनके सिद्धांतों पर आधारित अपनी एक व्यापक और व्यवस्थित सैद्धांतिक प्रणाली विकसित की और इनका मृत्यु 8 मई 1979 को म्यूनिख जर्मनी में हुआ है। ठीक है, पार्सन के कार्य अत्यंत सैद्धांतिक और व्यवस्थित है। इन्होंने सामाजिक सिद्धांत के क्षेत्र में एक नई दिशा दी है। ठीक है, इनकी प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार है। देखिए, पार्सन के कार्य अत्यंत सैद्धांतिक और व्यवस्थित है। इन्होंने सामाजिक सिद्धांत के क्षेत्र में नई दिशा दी है। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। पुस्तक का नाम अंग्रेजी और प्रकाशन वर्ष, विषय वस्तु और शोध के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इनकी पहली पुस्तक हम लोग देखते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में दिया था। कब दिया था? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में उनकी पहली प्रमुख कृति है। इसमें दुर्खिम, वेबर और पेरेटो जैसे विचारकों के कार्यों का संश्लेषण करके स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत दिया था। किसका? स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत दिया था।
द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में जो बुक आई थी, ठीक, उसमें उन्होंने दुर्खिम, बेवर और पेरेटो जैसे विचारकों के कार्यों का संश्लेषण करके स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत इन्होंने दिया था, प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट बुक के बारे में देखते हैं, द सोशल सिस्टम 1951 में। तो इनकी पहली बुक आती है 1937 में, ठीक, और दूसरी आती है द सोशल सिस्टम 1951 में। उनका सबसे व्यवस्थित कार्य इसमें सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा को परिभाषित किया गया। यह बताया गया कि कैसे संरचित और संचालित होता है। देखिए, सामाजिक व्यवस्था कैसे संरचित और संचालित होता है, द सोशल सिस्टम 1951 में जिनका बुक आया है, उसमें इन्होंने क्या किया है, बताया है। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं। और इसमें इन्होंने क्या किया है कि सामाजिक व्यवस्था को इन्होंने क्या किया है, परिभाषित किया है, और यह बताया है कि कैसे संरचित होता है। ठीक है, कैसे ये संरचित होता है और कैसे ये संचालित होता है। और इनका पहला बुक कब आया था, 1937 में। ठीक है, तो इतना हम लोग देख लिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट बुक देखते हैं, ईसेज इन द सोशोलॉजिकल थ्योरी। ईसेज इन सोशोलॉजिकल थ्योरी 1949 में समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर उनके प्रमुख लेखों का एक संग्रह है। देखिए, समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर उनके प्रमुख लेखों का एक संग्रह है, इसका नाम क्या है, ईसेज इन सोशोलॉजिकल थ्योरी 1949 में। तो इसमें क्या किया कि सामाजिक शास्त्रीय सिद्धांत जितना भी है जो लिखे हैं, उनका प्रमुख लेख का संग्रह है, यानी कि इसमें इकट्ठा किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे, इकोनॉमी एंड सोसाइटी को ऑथरेड विथ नेल स्मेल्सर। इंग्लिश मेरा थोड़ा कमजोर है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी को ऑथरेड विथ नेल स्मेल्सर। ठीक है, 1956 में ये बुक दिए थे। सामाजिक व्यवस्था में आर्थिक प्रणाली के प्रकार का विश्लेषण किया। देखिए, सामाजिक व्यवस्था में आर्थिक प्रणाली है जो ना, जो पैसे कौड़ी से क्रय विनिमय विक्रय से है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। आर्थिक प्रणाली के प्रकार का विश्लेषण किस बुक में दिया है, द इकोनॉमी एंड सोसाइटी को ऑथर्ड विथ नेल स्मेल्सर 1956 में। नेक्स्ट बुक देखते हैं, स्ट्रक्चर एंड फोर्सेस इन मॉडर्न सोसाइटी 1960 में दिया है। देखिए, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस इन मॉडर्न सोसाइटी 1960 में दिया है। आधुनिक समाज में रचनात्मक परिवर्तन और प्रक्रिया का अध्ययन इसमें इन्होंने बताया है। किसमें बताया है, बताया है स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस इन मॉडर्न सोसाइटी, जो 1960 में जो बुक आया था, उसमें आधुनिक समाज में रचनात्मक परिवर्तन और प्रक्रिया का अध्ययन बताया था। प्रमुख अवधारणा और सिद्धांत के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए, प्रमुख अवधारणा और सिद्धांत। पार्सन का योगदान मुख्य रूप से दो परस्पर संबंधित सैद्धांतिक ढांचों से नीति है, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत और संरचनात्मक प्रकारवाद। देखिए, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत और संरचनात्मक प्रकारवाद में पार्सन का दो प्रमुख परस्पर संबंधित सैद्धांतिक ढांचों में निहित है। यानी कि पार्सन का जो है ना, दो प्रमुख सिद्धांत है, जिसका नाम है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत और संरचनात्मक प्रकारवाद। स्वैच्छिक क्रिया के सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत पार्सन के बारे में क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं, स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत। पार्सन ने एक ऐसी सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को विकसित किया जो व्यक्ति की इच्छा और सामाजिक मानदंडों के संतुलन स्थापित करता है। देखिए, व्यक्ति की इच्छा और सामाजिक मानदंडों यानी कि नॉर्म्स के बीच में संतुलन स्थापित करता है, उसको स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। अवधारणा, सामाजिक क्रिया में चार प्रमुख तत्व होते हैं। देखिए, इनकी अवधारणा है कि सामाजिक क्रिया में चार प्रमुख तत्व होते हैं, जो कि सामाजिक मानदंडों और व्यक्ति की इच्छा के बीच में संतुलन स्थापित करता है। तो देखिए कौन कौन से है चार गो तत्व यहाँ पर दिए हुए। देखिए, पहला है कर्ता, कार्य करने वाला व्यक्ति को हम लोग कर्ता कहते हैं। साध्य, कर्ता का लक्ष्य, यानी कि कर्ता का लक्ष्य क्या है, उसको हम लोग कहते हैं साध्य। साधन, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध उपकरण और परिस्थितियां। बाहरी कारक जिन पर कर्ता का बाहरी कारक जिन पर कर्ता का क्या है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने परिस्थितियां देखा कि कर्ता का नियंत्रण बाहरी कारकों पर नहीं होता है। ठीक है, सुरक्षिता हटो
ठीक है। स्वैच्छिकता, कार्ता को अपने लक्ष्य और साधन चुनने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन यह चुनाव हमेशा सांस्कृतिक मूल्यों और मानदंडों से घिरा और निर्देशित होता है। यानी कि कार्ता को अपने लक्ष्य और साधन चुनने की स्वतंत्रता स्वैच्छित होती है, यानी कि खुद चुन लेता है, लेकिन चुनाव हमेशा सांस्कृतिक मूल्य और मानदंडों से घिरा और निर्देशित होता है। उदाहरण, एक छात्र यानी कि कार्ता होगा, डॉक्टर बनना उसका लक्ष्य यानी कि साधन है, उसके पास साधन किताबें, पैसा है और परिस्थितियाँ और स्कूल और स्वास्थ्य है। उसका चुनाव केवल व्यक्तिगत इच्छा से नहीं, बल्कि समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों जैसे कि शिक्षा का महत्व, मेहनत का आदर्श से प्रभावित होता है। समझे? देखिए, उदाहरण क्या है कि एक छात्र है जो कि करता है, डॉक्टर बनना चाहता है जो कि साध्य है यानी कि उसका लक्ष्य है, उसके पास साधन है यानी कि किताबें, पैसा है और परिस्थितियाँ है कि स्कूल और स्वास्थ्य विभाग भी है, और उसका चुनाव केवल व्यक्तिगत इच्छा से नहीं बल्कि समाज द्वारा निर्धारित मूल्य जैसे कि शिक्षा का महत्व, मेहनत का आदर्श से प्रभावित होता है। यानी कि मेहनत करेगा तब और शिक्षा के महत्व समझेगा तो प्रभावित होता है। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत जो टोलकट पर्सन ने दिया है। देखिए, सामाजिक व्यवस्था में इन्होंने कहा गया, पार्सन के लिए सामाजिक व्यवस्था परस्पर संबंधित सामाजिक भूमिकाओं और परिस्थितियों का एक समुच्चय है जो सामान्य मूल्यों और मानदंडों के मध्य से एकीकृत होता है। देखिए, पार्सन के लिए सामाजिक व्यवस्था परस्पर संबंधित सामाजिक भूमिकाओं और परिस्थितियों का एक समुच्चय है जो समान मूल्यों और मानदंडों के मध्य से एकीकृत है। मूलभूत अपेक्षा क्या है? व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यक्तियों की क्रियाओं एक दूसरे के अपेक्षा के अनुरूप होनी चाहिए। देखिए क्या कर रहा है कि मूलभूत अपेक्षा से क्या कर रहा है सामाजिक व्यवस्था में, कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यक्तियों की क्रियाओं को एक दूसरे की अपेक्षा के अनुरूप होनी चाहिए। क्रिया का इकाई, तो सामाजिक व्यवस्था क्रिया की इकाई मान देते हैं। सामाजिक व्यवस्था की मूलभूत इकाई व्यक्ति नहीं बल्कि भूमिका है, यानी कि कौन सा रोल निभा रहा, तो ये क्रिया का इकाई हो गया। प्रतिमान चर क्या है? आइए हम लोग प्रतिमान चर के बारे में देखते हैं। तो प्रतिमान चर सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को सामाजिक व्यवस्था से जोड़ते हैं। यह 5 ऐसे द्वंद्वात्मक विकल्प हैं जिनका सामना कर्ता को हर सामाजिक स्थिति में करना पड़ता है। ये चर किसी भी भूमिका या प्रकृति को परिभाषित करते हैं। देखिए, प्रतिमान जो चर है सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को सामाजिक व्यवस्था से जोड़ते हैं। ऐसे 5 ऐसे द्वंद्वात्मक विकल्प हैं जिनका सामना कर्ता को हर सामाजिक स्थिति में करना पड़ता है। ये चर किसी भी भूमिका की प्रकृति को परिभाषित करते हैं। तो प्रतिमान चर का विवरण कौन कौन सा है, आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला इसमें दे दिया है भावात्मक बनाम भावात्मक तटस्थता। देखिए, भावात्मकता बनाम भावात्मक भावात्मक तटस्थ, यानी कि क्या कर्ता को भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति है या उसे तटस्थ रहना चाहिए। देखिए, भावात्मकता बनाम भावात्मक तटस्थता में इन्होंने क्या किया है कि क्या कर्ता को भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति है या उसे तटस्थ रहना चाहिए। उदाहरण, परिवार में भावात्मकता प्रेम व्यक्त करना यानी कि प्रेम व्यक्त करना बनाम कार्यस्थल पर भावात्मक तटस्थता यानी कि व्यवसायिक बनाए रहना। इसका ये उदाहरण देते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं विशिष्टता बनाम सार्वभौमिकता, यानी कि क्या कर्ता के संबंध में विशिष्ट मानदंडों जैसे दोस्त, मित्रता पर आधारित है या सभी पर लागू होने वाले समान नियमों जैसे कि कानून पर है। देखिए, विशिष्टता और सार्वभौमिकता में इन्होंने बताया है कि क्या कर्ता के संबंध विशिष्ट मानदंडों जैसे कि मित्रता पर आधारित है या सभी पर लागू होने वाले समान नियमों जैसे कानून पर है। यानी कि जो मित्र पर लागू होता है तो वही क्या सभी पर लागू होगा, जैसे कि जो कानून जैसे कि सब पर लागू करता है। उदाहरण है मित्रता विशिष्टता बनाम न्यायाधीश का निर्णय सार्वभौमिक। देखिए, मित्रता में विशिष्टता क्या है, लेकिन न्यायाधीश का निर्णय सार्वभौमिकता यानी कि सब पर लागू होता है, न्यायाधीश वाला जज वाला। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा हम लोग आत्म उन्मुखी बनाम समूह उन्मुखीकरण। आत्म उन्मुखीकरण बनाम समूह उन्मुखीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, तो कर्ता अपने निजी हित के लिए कार्य करता है या समूह या समाज के हित के लिए क्या करता है। ठीक है, तो आत्म उन्मुखीकरण और समूह उन्मुखीकरण में क्या बता रहा है कि क्या कर्ता अपने निजी हित के लिए कार्य करता है या समूह समाज के लिए कार्य करता है। व्यवसायिक जो है
आत्मोन्मुखीकरण यानी कि लाभ कमाने के लिए काम करता है। बनाम सैनिक समूह उन्मुखीकरण यानी कि देश की सेवा के लिए कार्य करता है। और चौथा है प्रदत्त गुण बनाम अर्जित गुण। प्रदत्त गुण बनाम अर्जित गुण, तो ये चौथा चर हम लोग देखते हैं, प्रदत्त बनाम अर्जित गुण। क्रियाकर्ता का मूल्यांकन उनकी जन्मजात विशेषता यानी कि जाति लिंग के आधार पर होता है या उसके प्रदर्शन और उपलब्धियों के आधार पर, यानी कि जैसा वो प्रदर्शन करता है उसकी उपलब्धि के आधार पर होता है, या कर्ता का मूल्यांकन उसकी जन्मजात यानी कि लिंग और जाति विशेषता पर होता है। जैसे कि राजा का बेटा प्रदत्त गुण बनाम कर्मचारी का पदोन्नति अर्जित गुण है। देखिए राजा का बेटा ये प्रदत्त गुण है और कर्मचारी का पदोन्नति ये अर्जित गुण है, यानी कि कर्मचारी का जो पदोन्नति है ना वो खुद कमाता है, लेकिन राजा का बेटा प्रदत्त यानी कि उसको खुद राजा बन जाता है। इसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं कि कर्ता उसके प्रदर्शन और उपलब्धि पर आधारित है या कि जन्मजात विशेषता यानी कि जाति लिंग के आधार विशेषता पर आधारित है। ठीक है, आइए हम लोग लास्ट पांचवा चरण हम लोग देखते हैं। पांचवा चरण में क्या कह रहे हैं, प्रकट पाठन विसरण बनाम विशिष्टता। देखिए विसरण बनाम विशिष्टता, क्रियाकर्ता का संबंध व्यापक और असीमित है, यानी कि क्रियाकर्ता का संबंध व्यापक और असीमित यानी कि विसरण है, या किसी एक सीमित और परिभाषित उद्देश्य के लिए यानी कि विशिष्टता है। ये संबंध व्यापक और असीमित होगा तो ये विसरण का उदाहरण हो गया, लेकिन किसी एक सीमित और परिभाषित उद्देश्य के लिए होगा तो ये विशिष्टता हो जाएगा। उदाहरण पति पत्नी का संबंध विसरण बनाम डॉक्टर और मरीज का संबंध विशिष्टता का इलाज तक सीमित है। पति पत्नी का संबंध क्या विसरण बनाम डॉक्टर के मरीज के संबंध विशिष्टता इलाज तक सीमित है, तो इसके बारे में इन्होंने बता रहे हैं। आइए हम लोग पांचों चर देख लिए। अब हम लोग देखते हैं एगिल मॉडल व्यवस्था को प्रक्रियात्मक अनिवार्यताएं। एगिल मॉडल व्यवस्था के प्रक्रियात्मक अनिवार्यताएं। पार्सन ने सामाजिक व्यवस्था को निरंतरता के लिए चार मूलभूत प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं फंक्शनल इम्पेरेटिव्स की पहचान की, जिन्हें संक्षेप में एगिल मॉडल कहा जाता है। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था को अस्तित्व बनाए रखने के लिए इन चार प्रकारों को पूरा करना होता है और प्रत्येक प्रकार एक विशिष्ट उपव्यवस्था द्वारा पूरा किया जाता है। देखिए फिर से रिपीट करते हैं कि पार्सन ने सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता के लिए चार मूलभूत प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की पहचान की, जिन्हें संक्षेप में एगिल माने AGIL मॉडल कहा जाता है। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था को अस्तित्व बनाए रखने के लिए इन चारों प्रकारों को पूरा करना होता है और प्रत्येक प्रकार एक विशिष्ट उपव्यवस्था द्वारा पूरा किया जाता है। चलिए एगिल मॉडल के हम लोग देखते हैं कि उसका नाम उपव्यवस्था और विवरण क्या है। ठीक है, चलिए सेटअप हो गया, हम लोग चालू करते हैं। देखिए प्रकार नाम उपव्यवस्था और विवरण, तो ए से हो गया एडेप्टेशंस यानी कि अनुकूलन। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था बाहरी वातावरण से पर्याप्त संसाधन जुटाना और उन्हें वितरित करना, ये अनुकूलन का उदाहरण है, यानी कि अडेप्टेशन के उदाहरण है ना ए गिल। ठीक है, तो ये गिल में ए के बारे में हम लोग पढ़ लिए अनुकूलन, यानी आर्थिक व्यवस्था बाहरी वातावरण से पर्याप्त संसाधन जुटाना और उन्हें वितरित करना। चलिए जी से हम लोग देखते हैं लक्ष्य प्राप्ति यानी कि गोल अटेनमेंट गोल अटेनमेंट। तो जी से हम लोग देखते हैं लक्ष्य प्राप्ति यानी कि गोल अटेनमेंट। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था समाज को सामूहिक लक्ष्यों को परिभाषित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए संसाधनों की जरूरत है। राजनीतिक व्यवस्था में क्या कर रहा है कि समाज के सामूहिक लक्ष्यों को परिभाषित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए संसाधनों को जुटाना, ये लक्ष्य प्राप्ति के बारे में बता रहा है। अब ये आई से देखते हैं एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन, समुदाय और कानून के बारे में। व्यवस्था को विभिन्न भागों के बीच समन्वय और एकजुटता बनाए रखना संघर्षों को नियंत्रित करना होता है। देखिए एकीकरण में इन्होंने कहा है समुदाय और कानून के बारे में, व्यवस्था के विभिन्न भागों के बीच समन्वय और एकजुटता बनाए रखना संघर्षों को नियंत्रित करना होता है। तो हम लोग देख लिए
कि अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति और एकीकरण। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, तो ये प्रतिरूप अनुरक्षण। तो प्रतिरूप अनुरक्षण के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं एल से। प्रतिरूप अनुरक्षण, ठीक है। सांस्कृतिक व्यवस्था समाज के मूल मूल्यों, मानदंडों और प्रेरणाओं को बनाए रखना और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। देखिए सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में इन्होंने बताया है प्रतिरूप अनुरक्षण यानी कि एल के बारे में, लेटेंसी, पैटर्न मेंटेनेंस, पैटर्न मेंटेनेंस के बारे में। समाज के मूल्यों, मानदंडों और प्रेरणाओं को बनाए रखना और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, यह प्रतिरूप अनुरक्षण का बारे में बता रहे हैं। उदाहरण, एक आधुनिक समाज व्यवस्था को देखें, एक आधुनिक समाज व्यवस्था को देखें, ठीक है। देखिए एक आधुनिक समाज तो हम लोग किस तरह से देखते हैं, एटलकट पार्सन के उदाहरण से हम लोग आइए पढ़ते हैं। देखिए बाजार वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करके भौतिक आवश्यकता को पूरा करता है, ये अनुकूलन है। लक्ष्य प्राप्ति, सरकार कानून बनाकर और रक्षा करके सामूहिक लक्ष्य रक्षा विकास प्राप्त करता है। एक अदालतें और कानूनी व्यवस्था नियमों को लागू करके लोगों को एकजुट रखती है। और एल प्रतिरूप अनुरक्षण के बारे में इन्होंने बताया है कि परिवार और शैक्षणिक संस्थाएं बच्चों को समाज के मूल्य की ईमानदारी और नागरिक कर्तव्य का शिक्षा देती है। परिवार और शैक्षिक संस्थाएं बच्चों को समाज के मूल्य, ईमानदारी और नागरिक कर्तव्य की शिक्षा देती है। ये प्रतिरूप अनुरक्षण के तहत है। और इतना ही है एटलकट पार्सन के बारे में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रॉबर्ट के मॉर्टन के बारे में, ठीक है। जय हिंद।